हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे हेमरॉइड्स के बारे में, जिसे हिंदी में बवासीर या मस्से के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है ये, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसका मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है तथा लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की यानी डेफिनेशन। गुदा मलाशयी क्षेत्र में डायलेटेड तथा टॉर्टस वेरिकोस वेन की उपस्थिति बवासीर या हेमरॉइड्स कहलाती है। गुदा मलाशयी क्षेत्र यानी एनोरेक्टल रीजन यानी एनाल कैनाल तथा रेक्टम वाले एरिया में डायलेटेड यानी फैली हुई तथा टॉर्टस वेरिकोस वेन, टॉर्टस का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी वेन की उपस्थिति हेमरॉइड्स कहलाती है। एनाल कैनाल और रेक्टम वाले एरिया में टेढ़ी मेढ़ी वेन रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाती है, वेन में गांठें पड़ जाती है। गांठें पड़ जाने की वजह से वहाँ पर ब्लड लीकेज होने लग जाता है। तो इस कंडीशन को हेमरॉइड्स कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे इस बीमारी को पाइल्स के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वहाँ के एनाल और रेक्टम वाली जो वेन होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और वहाँ पर गांठें पड़ जाती है और वहाँ से ब्लड लीकेज होने लग जाता है। तो इस कंडीशन को हेमरॉइड या बवासीर के नाम से जाना जाता है तथा इसे हम पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। टाइप्स ऑफ हेमरॉइड निम्न प्रकार का हो सकता है। मुख्य रूप से हेमरॉइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल हेमरॉइड, इंटरनल हेमरॉइड और प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्सटर्नल हेमरॉइड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। इस प्रकार के हेमरॉइड गुदा क्षेत्र यानी एनाल स्पिंटर के नीचे स्थित होते हैं। यानी क्या होते हैं, एनाल स्पिंटर के नीचे स्थित होते हैं। इन्हें इंस्पेक्शन यानी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। एक्सटर्नल हेमरॉइड यानी ब्राई बवासीर। इस प्रकार के हेमरॉइड क्या होते हैं, गुदी चित्र यानी एनाल स्पिंटर के नीचे स्थित होते हैं। इन्हें इंस्पेक्शन के द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट है आंतरिक बवासीर यानी इंटरनल हेमरॉइड्स। इस प्रकार के हेमरॉइड गुदी चित्र यानी एनाल स्पिंटर के ऊपर स्थित होते हैं। इन्हें इंस्पेक्शन यानी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोलैप्स्ड बवासीर। यह गुदा से होकर बाहर निकला हुआ हेमरॉइड्स होता है, जो कि बहुत ही रेयर देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोज एंड रिस्क फैक्टर की। तो हेमरॉइड का एग्जैक्ट कोज अननोन है। इसका कोई भी वास्तविक कारक नहीं है कि इसकी वजह से हेमरॉइड होगा। ठीक है, तो ये क्यों हो सकता है, इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, उनकी अपन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उनकी अपन बात करेंगे। इसका कारण है, सबसे पहला आता है कॉन्स्टिपेशंस यानी कब्ज रहना, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहने की वजह से वहाँ की वेन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। नेक्स्ट डायरिया। नेक्स्ट प्रेगनेंसी की कंडीशन में। नेक्स्ट ओबेसिटी यानी मोटे लोगों में अत्यधिक देखा जाता है। डिफेक्शन यानी मल त्याग करने के दौरान अत्यधिक जोर लगाना। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग यानी लंबे समय तक खड़ा रहना, लंबे समय तक बैठे रहना तथा मलाशय सर्जरी या इन्फेक्शन की मौजूदगी इसके होने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पोर्टल हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये सभी इसके रिस्क फैक्टर और कारण हैं जो कि हेमरॉइड को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो इसके क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो मल त्याग के समय चमकीले लाल रंग का रक्त आना यानी ब्राइट रेड कलर्ड ब्लड एट द टाइम ऑफ डिफेक्शंस यानी मल त्याग करते समय चमकीले लाल रंग का ब्लड आना। नेक्स्ट मलाशयी क्षेत्र में खुजली चलना यानी रेक्टल इचिंग। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशंस। नेक्स्ट रेक्टल पेन और एक्सटर्नल हेमरॉइड जो होते हैं वो इंस्पेक्शन के दौरान विजुअलाइज हो सकते हैं, यानी एनाल कैनाल और रेक्टम वाले एरिया में ब्लड आता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड लॉस के कारण एनीमिया के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। ये सारे हेमरॉइड के क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो इसके डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो क्लिनिकल फीचर्स के आधार पर हम पाल्पेशन, इंस्पेक्शन आदि के द्वारा देख सकते हैं। हाथों की सहायता से टच कर इंस्पेक्शन आंखों की सहायता से देख सकते हैं। एनाल स्पिंटर पर या इससे बाहर निकले हेमरॉइड इन्फेक्शन द्वारा देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्टोस्कोपी तथा सिग्मोइडोस्कोपी, जो नर्सिंग प्रोसीजर की जाती है, डायग्नोसिस की जाती है, तो उसके द्वारा पता लग जाता है कि यह हेमरॉइड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन का हेमरॉइड का मेडिकल मैनेजमेंट। हेमरॉइड का जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है, तो इसमें क्या करेंगे, इसके सिम्टम्स को उपचार किया जाता है, इसके सिम्टम्स को ठीक किया जाता है। इसके आधार पर ही इस हेमरॉइड का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद सर्जरी की जाती है। सबसे पहले आप करेंगे कॉन्स्टिपेशन का उपचार करने हेतु रोगी को फाइबर रिच डाइट दे, फ्लूइड इंटेक्ट को बढ़ाए, स्टूल सॉफ्टनर जैसे डूकोसेट, सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट आदि दे, पेन तथा इचिंग को
रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स, एनेस्थेटिक्स तथा टॉपिकल स्टेरॉइड्स दें। एनाल एरिया में कोल्ड एप्लीकेशन करें, तत्पश्चात सीट्स बाथ प्रोवाइड करें। तो ये सारे कॉन्स्टिपेशन का और पेन तथा इचिंग को रिलीव करने का इलाज है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सपोजिट्रीज। सपोजिट्रीज म्यूकस सिक्रेशंस को बढ़ाकर फ्रिक्शन को कम करते हैं तथा क्रमांकुंचन पेरिस्टालसिस को उद्दीपित करते हैं। इस प्रकार से इसका मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ नहीं करते हैं, बस जो इसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उनका उपचार करते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन को उपचार करने के लिए फ्लूइड इंटेक्ट को बढ़ा देंगे, फाइबर रिच डाइट देंगे, स्टूल सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। पेन तथा इचिंग को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक तथा एनेस्थेटिक्स दवाइयाँ, टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं तथा कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं और सपोजिटरीज का यूज़ करते हैं। ये इसके जो साइन सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उनके उपचार करता है। बात करते हैं इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी सर्जरी के द्वारा जो वेन होती है उसे काट कर जोड़ दिया जाता है या जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसे हटा दिया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है रबर बैंड लाइगेशन। इस प्रक्रिया के दौरान चिकित्सक हेमरॉइड के बेस के चारों तरफ एक रबर बैंड बांध देता है। ब्लड सप्लाई बंद हो जाने के कारण हेमरॉइड कुछ दिनों में ही सिकुड़ कर चढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी उसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक रबर बैंड बांध देते हैं जिससे वहाँ ब्लड सप्लाई बंद हो जाने के कारण हेमरॉइड क्या होते हैं, सिकुड़ कर झड़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरोथेरेपी। इस प्रक्रिया के दौरान रोगी के स्क्लेरोजिंग एजेंट के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे हेमरॉइड सिकुड़ कर झड़ जाते हैं। एक दवाई दी जाती है इसमें। नेक्स्ट है कायो सर्जरी। इसके अंदर फ्रीजिंग के द्वारा हेमरॉइड को नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट हेमरॉइडेक्टोमी। इसके अंदर सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा हेमरॉइड को ही रिमूव कर दिया जाता है। उस वेन में जहाँ पर गांठें पड़ी हैं उसको हल्का सा हटा दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। हेमरॉइड के नर्सिंग मैनेजमेंट तो रोगी में मौजूद लक्षणों जैसे रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल इचिंग, रेक्टल पेन आदि की उपस्थिति तथा इनकी सीवियरिटी का आकलन करेंगे। नेक्स्ट रेक्टल ब्लीडिंग के कारण रोगी में एनीमिया हो सकता है, अतः एनीमिया के लक्षणों की उपस्थिति के लिए असेस करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन के उपचार हेतु रोगी को फाइबर रिच डाइट देंगे तथा पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड देने की सलाह दें। रोगी को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह दें। नेक्स्ट आवश्यकता अनुसार रोगी को स्टूल सॉफ्टनर तथा सपोजिटरी दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है रोगी को मल त्याग के दौरान अति जोर लगाने के लिए नहीं खाने की सलाह देंगे। हल्की फुल्की एक्सरसाइज तथा शारीरिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाना भी कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। नेक्स्ट है रोगी को टॉयलेट में अनावश्यक ही ज़रूरत से ज़्यादा समय तक नहीं बैठने की सलाह देनी चाहिए, अन्यथा लंबे समय तक इस स्थिति में बैठा रहना ब्लड सप्लाई को बाधित कर सकता है। पेन तथा इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए एनाल एरिया में कोल्ड पैकेज अप्लाई करें तथा सीट्स बाथ प्रोवाइड करें। रोगी को पौष्टिक तथा आसानी से पचने वाली डाइट लेने की सलाह देनी चाहिए। चिकित्सक परामर्शानुसार सभी दवाइयों को 5 सही नियमों के अनुसार देना चाहिए। रोगी को सिंथेटिक मटेरियल व निर्मित अंडरवियर्स नहीं पहनने की सलाह देनी चाहिए क्योंकि हवा के आवाजाही को कम कर रोगी में डिस्कम्फर्ट कर सकते हैं। रोगी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करें तथा रिसोर्स करें, ठीक है, यानी आश्वासन दे। तो ये हमारा हेमरॉइड्स या पाइल्स जो कि एक बहुत ही आम समस्या है आज इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।